हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन एमसीक्यू कर लिए हैं। अभी हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए 51 नंबर का क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंटरनल ऑडिटर इज ए कंपनी इज अपॉइंटेड बाय। अभी देखो, कंटिन्यूअस जो भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन कंटिन्यूअस आ रहा है वो ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपने पहले वाली वीडियो में देखा होगा, 3 से 4 बार हम लोगों ने देख लिया है। अगेन ये यूपीपीएससीएस एग्जाम में प्री में आया है 1997 में कि कौन करता है इंटरनल ऑडिटर को, कौन करता है? बीओडी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजमेंट बोल सकते हो आप। तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा मैनेजमेंट हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में देख लिया था। 51 कंप्लीटेड। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आंतरिक अंकेक्षक सहायक होता है। किसके सहायक होता है? गहन अध्ययन में। कि आंतरिक अंकेक्षक इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? देखो, किसी बुक्स का ना वो पूरे डेटा को एनालाइज करता है, आपके डे टू डे वर्क को वो एनालाइज करता है, उसको जांच करता है। तो इसके लिए वो किस में सहायक हो जाता है? गहन अंकेक्षण में, मतलब इंटेंसिव ऑडिटिंग में। मीन्स पूरी तरीके से ऑडिट करता है। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करता है कि वर्ष एंड में सेलेक्टिव डेटा को, सैंपल को ही ऑडिट करता है, उसके बेस पे पूरे बुक्स को मान लेता है कि ये करेक्ट है। लेकिन इंटरनल ऑडिटर आपका डे टू डे रूटीन वर्क का जो भी कार्य रहता है उन सबको जांच करता है। वो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल ऑडिटर। तो आंतरिक अंकेक्षण गहन अध्ययन अंकेक्षक में सहायक होते हैं। आंतरिक अंकेक्षण द्वारा ही कंपनी की आंतरिक जांच एवं कर्मचारियों की गतिविधियां आदि की गहन तहकीकात की जाती है। ये हमारे एनालाइज में दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है? निम्न में से किस प्रकार की संस्थाओं में एक स्वतंत्र वित्तीय अंकेक्षण कानूनन अनिवार्य होता है? किसमें होता है? अपना फाइनेंशियल ऑडिट किसमें, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट किसमें कंपलसरी होता है? आपकी कंपनियों में। कंपनियों में हमेशा देखो, पार्टनरशिप, एचयूएफ और रजिस्टर्ड फर्म, इन सब में ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल कब होता है? जब तक आपका लिमिट क्रॉस नहीं करे तब तक आपके पास में ऑप्शन है। आपको इनकम टैक्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, 1 CR 150 लाख का जो अपना लिमिट होता है टर्नओवर का या रेवेन्यू का, वहां तक आपका ऑप्शन रहता है कि आप ऑडिट करवाए या नहीं कराए। उस लिमिट से क्रॉस होने के बाद में इन सभी के लिए कंपलसरी हो जाता है। इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि केवल कंपनी ऐसा होता है जिसके लिए, इन 4 ऑप्शन में से केवल कंपनी ऐसी है जिसके लिए भले ही 1 रुपए का भी टर्नओवर हो लेकिन आपका फाइनेंशियल ऑडिट कंपलसरी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया हुआ है कि ऑडिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज नॉन पीरियोडिकल ऑडिट। ये हम लोगों का क्वेश्चन पहले भी आ गया था। 54 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है कि ईयर एंड में हम लोग कौन सा ऑडिट करवाते हैं? पीरियोडिक ऑडिट। स्टैंडर्ड ऑडिट तो हमारा किसी चीज को लेकर होता है कि हम लोग स्पेसिफिक कॉस्टिंग वगैरह के लिए करवाते हैं, या इंटरिम ऑडिट हम लोग वर्ष के अंतरिम मतलब मध्य में करवाते हैं, और कंटिन्यूअस ऑडिट हमारा चलता रहता है। तो हमारा पीरियोडिक ऑडिट ऐसा होता है जो कि फाइनेंशियल के एंड में हम लोग ऑडिट करवाते हैं। फिर आंतरिक रोकथाम नियमन का अंश है। इंटरनल चेक इज ए पार्ट ऑफ, आपका किसका है? इंटरनल कंट्रोल का। इंटरनल कंट्रोल के कौन से 2 पार्ट होते हैं? एक तो इंटरनल ऑडिट एंड दूसरा इंटरनल चेक। 2 पार्ट होते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? बी, कि इंटरनल चेक पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। तो और इंटरनल कंट्रोल के 2 पार्ट कौन से होते हैं? एक तो इंटरनल ऑडिट एंड सेकंड इज इंटरनल चेक। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 56। देखो, हम लोग उसी क्वेश्चन में टाइम लेंगे जिसमें रिक्वायर्ड है, जिसमें एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, और जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है उसमें हम लोग बार बार टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, और आपका अभी एग्जाम ओरिएंटेड टाइम चल रहा है तो उसमें हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, अपने पहले वाले वीडियो में काफी एक्सप्लेनेशन थे तो 50 क्वेश्चन के अंदर ही हमें 1 आवर लग गया था, वो कि जो कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 56, एक लिखित योजना जिसमें किसी अंकेक्षण से संबंधित विस्तृत विवरण रहता है क्या कहलाता है? ऑडिट प्रोग्राम। क्या कहलाता है?
ऑडिट प्रोग्राम, जिसमें एक लिखित योजना होती है जिससे अंकेक्षण में विस्तृत विवरण दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑडिट प्रोग्राम। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, जब अंकेक्षण नियमित अथवा अनियमित अंतराल पर वर्ष भर चलता रहता है, हम लोग उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट। रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देख लिया था। कंटिन्यूअस ऑडिट ऐसा होता है जो कि आपका इरेगुलर चलता रहता है या रेगुलर चलता रहता है, लेकिन पूरे साल के अंदर चलता रहता है, उसको हम लोग कंटिन्यूअस ऑडिट बोलेंगे। वर्ष के अंत में किए गए अंकेक्षण को हम लोग पीरियडिक ऑडिट, देखो बहुत बार क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीरियडिक ऑडिट कौन सा होता है, जो कि वर्ष के एंड में किया जाता है। भारतीय कंपनियों के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का अंकेक्षण कराना वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। अभी देखो इसने बोला कि कंपलसरी नहीं है, स्टेचुटरी रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा कौन सा ऑडिट है जो कि, कौन से टाइप का ऑडिट है जो कि स्टेचुटरी रिक्वायर्ड नहीं है, तो कौन सा है, देखो कॉस्ट ऑडिट, इसमें कंपलसरी दिया हुआ है कि आपका एक लिमिट है 200 करोड़, इससे ऊपर जाने पे कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ता है, और फाइनल अकाउंट का आपको ऑडिट करवाना पड़ता है। ऑल ऑफ दी अबव तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब इंटरनल ऑडिट है जो कि ऑप्शनल है। मैनेजमेंट अपनी सहूलियत के लिए इस ऑडिट को करवाता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। और कॉस्ट ऑडिट और जो ऑडिट ऑफ फाइनल अकाउंट है ये सब कंपलसरी होता है एक लिमिट के बाद में, लेकिन ऑडिट ऑफ फाइनल अकाउंट तो ये कंपनी के केस में आपका कंपलसरी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, 50 क्या बोल रहा है कि एक लिखित योजना जिसमें किसी अंकेक्षण विशेष रूप से संबंधित विस्तृत विवरण कहलाता है। ये देखो अभी क्वेश्चन आया था हमारा ऑडिट प्रोग्राम की, इसके अंदर हम लोग विस्तृत विवरण दिखाया जाता है, इसमें प्लान बनाया जाता है कोई स्पेसिफिक ऑडिट के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग। और ये फिर से इंटरनल चेक किसका पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल का। तो कहाँ पे गया इंटरनल कंट्रोल भैया, और कौन कौन सा पार्ट होता है, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक, ये किसका होता है, इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होता है। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिटरमाइंड बाय द, किसके द्वारा ये स्कोप डिसाइड किया जाता है, इंटरनल ऑडिटर का। देखो इंटरनल ऑडिटर को नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, मैनेजमेंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। तो उसका डिसीजन भी वो ही लेंगे कि इनका स्कोप क्या होगा, कार्य का स्कोप क्या होगा, वो मैनेजमेंट ही डिसाइड करेंगे। इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। 63 नंबर का क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत लागत अंकेक्षण को कुछ विशेष वर्ग की कंपनियों के लिए अनिवार्य किया गया है। अभी देखो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कुछ विशेष प्रकार की कंपनियां हैं, जो कि 233 था हमारा 1956, पहले कंपनी एक्ट हमारा चलता था 1956, लेकिन अभी हमारा कंपनी एक्ट कौन सा आ गया 2013। तो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आएगा तो वो अकॉर्डिंग टू 2013 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो उसमें यदि सेक्शन दिया हो तो उसमें आपको करेक्ट करना है 148 के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले वाले में था 233, तो आपको इसमें ऑप्शन बी होता था, लेकिन अभी नए वाले में आपको ऑप्शन में जो भी दिया रहे, लेकिन आपको ध्यान रखना है 148 के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑडिट रिक्वायर्ड रहता है कुछ विशेष कंपनियों के लिए। एक आंतरिक अंकेक्षण पहरी होता है, किसका पहरी होता है, देखो आपने बार बार देखा कि इंटरनल ऑडिटर किसके लिए होता है, मैनेजमेंट के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर इंटरनल तो कौन सा है, सॉरी इंटरनल ऑडिट था ना, हाँ ऑप्शन नंबर ए ही है आपका करेक्ट कि मैनेजमेंट का होता है। क्योंकि इसको मैनेजमेंट के लिए मतलब इंटरनल कंट्रोल के लिए ही इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है कि आपका जो भी संस्था के अंदर काम कर रहे, कंपनी के अंदर काम कर रहे, वो बहुत सुचारू रूप से चालू रहे और इम्प्लॉय वगैरह का गहन अध्ययन हो उसके, इसके लिए इंटरनल कंट्रोल। एक संस्था के हिसाब किताब की समय समय पर वेतन प्राप्त कर्मचारियों दिया गई जांच आंतरिक अंकेक्षण कहलाती है। आंतरिक अंकेक्षण का क्षेत्र कुछ भिन्न होता है, इसका प्रबंधकीय कार्यों से संबंधित होता है, क्योंकि इनको शेयर होल्डर को कोई लेना देना नहीं, इतना अधिक हिसाब किताब के कार्यों से नहीं। आंतरिक अंकेक्षण में कितनी जांच करनी है यह सब व्यापारिक संख्या एवं स्वभाव पर निर्भर करती है, और ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है आपका मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 65, एक वैधानिक अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षक वर्ष भर किया जाता है वह कहलाता है। देखो पूरे साल तक जो ऑडिट किया जाता है, हम लोगों ने देखा कि रेगुलर या इरेगुलर पूरे साल तक जो ऑडिट चलता है उसको हम लोग बोलेंगे चालू अंकेक्षण या कंटिन्यूअस ऑडिट।
देखो इंटरनल ऑडिट होता है वो जरूरी नहीं पूरे साल में चले, वो 6 महीने भी चलता है, कभी भी जैसे मैनेजमेंट को जितना जरूरत हो उतना वो करवा सकता है, उसको इंटरनल ऑडिट बोला जाता है। इंटरिम ऑडिट वर्ष के मध्य में कभी भी करवा सकते हैं। एनुअल ऑडिट क्या होता है, वर्ष के एंड में फाइनेंशियल अकाउंट बनने के बाद किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। कंटिन्यूस ऑडिट ऐसा होता है जो कि पूरे साल के अंदर कंपनियों में ऑडिट किया जाता है, और हो सकता है वो रेगुलर भी हो, वो इरेगुलर भी हो, मतलब एक दो दिन के लिए बीच में नहीं भी आए, ऐसा चलता रहता है। अंकेक्षण अनिवार्य है। अंकेक्षण किसके लिए अनिवार्य है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था। देखो सोल ट्रेडिंग है, उसका लिमिट क्रॉस होने के बाद में ऑडिट रिक्वायरमेंट कंपलसरी होता है। पार्टनरशिप के लिए भी यदि उसका जो लिमिट रहता है 1 CR या 50 लाख का, उसके बाद में ऑडिट रिक्वायर्ड रहता है। लेकिन एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसके लिए अंकेक्षण कंपलसरी है। ठीक है, अब वर्ड है द वर्ड ऑडिट ईयर मीन्स टू हियर। तो ये हम लोगों ने पहले देखा था कि ये लैटिन भाषा का ऑडिट ईयर वर्ड है, इसका मीनिंग होता है टू ईयर, और इसी से क्या बना था आपका ऑडिटिंग। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी फॉर, किसके लिए कंपलसरी है, ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यस कंपलसरी है। ऑल प्राइवेट कंपनी, यस प्राइवेट कंपनी, कंपनी जो भी है उसके लिए ऑडिट कंपलसरी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, दोनों, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि भाई दोनों सही है, तो इसको टिक लगाओ, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, बिजनेस ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेज नहीं, क्योंकि ना ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेज में इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप भी आ जाता है, पार्टनरशिप फर्म भी आ जाता है, और पार्टनरशिप फर्म HUF या इंडिविजुअल, उन सब के लिए सर्टेन लिमिट है, वो क्रॉस होने के बाद में ही ऑडिट कंपलसरी होता है, नहीं तो नहीं होता है। उनके पास में ऑप्शन होता है, भले ही वो ऑडिट करवाए नहीं करवाए, जब तक उनका लिमिट क्रॉस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69, इंटरनल ऑडिटर इन अ कंपनी अपॉइंटेड बाय BOD। ठीक है, वर्ष के अंत में किया गया अंकेक्षण पीरियोडिकल, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको इससे अनुमान लगा लेना चाहिए कि ये क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। इंटरनल ऑडिट आंतरिक अंकेक्षण होता है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये क्या होता है, ये कंपनी का ही एम्प्लॉय होता है। ठीक है, ये कंपनी का ही एम्प्लॉय होता है, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट के लिए। कंटिन्यूअस ऑडिट इज स्पेसिफिक नीडेड फॉर, किसके लिए कंटिन्यूअस ऑडिट नीडेड होता है, देखो ट्रेडिंग कंपनी के लिए नो, स्मॉल कंसर्न के लिए नो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए भी कंपलसरी नहीं है, मतलब विशेषता आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन बैंकिंग कंपनी के लिए आपने देखा होगा, मीन्स आपने कभी ऑन करंट ऑडिट वगैरह पता होगा, आपका बैंक से रिलेटेड कोई पर्सन आपका फ्रेंड वगैरह रहा होगा, तो उनको पता है, उनके इधर कंटिन्यूअस ऑडिट चलती रहती है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। निरंतर अंकेक्षण बैंकिंग जैसी कंपनियों के लिए उपयोगी है, जहां वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही रिपोर्ट देने की आवश्यक। देखो क्या होता है, हर कंपनियों के अंदर, जैसे कंपनियों के अंदर 31 का के दिन अकाउंट क्लोज हो जाता है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट कब तक बन सकती है, 30 सितंबर तक, मींस 6 महीने रहते हैं ऑडिट रिपोर्ट बनने के लिए। लेकिन बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग ऐसी है संस्था होती है जिसके अंदर इमीडिएट रिपोर्ट बनती है, इसके लिए उनके इधर कंटिन्यूअस ऑडिट की जरूरत पड़ती है, उनके लिए आवश्यक हो जाता है, बेनिफिशियल होता है। Which type of audit is more suitable where there is no satisfactory system of internal check? अभी जहां पर इंटरनल चेक का सेटिस्फैक्टरी व्यवस्था नहीं है, वहां पर कौन सा ऑडिट अच्छा रहता है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। ऑप्शन 4 कौन कौन से हमारे पास में, कंटिन्यूअस ऑडिट या पीरियोडिकल ऑडिट या बैलेंस शीट ऑडिट या मैनेजमेंट ऑडिट। इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, क्योंकि जहां पे इंटरनल चेक का व्यवस्था नहीं है वहां पे कंटिन्यूअस ऑडिट अच्छा रहता है, क्योंकि वो डे टू डे का ट्रांजैक्शन चेक होता रहता है। तो इसके लिए कंटिन्यूअस ऑडिट हमारे लिए अच्छा रहता है, जिस संस्था के अंदर इंटरनल चेक का फैसिलिटी नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है, आंतरिक जांच की उत्तम व्यवस्था का विद्यमान होना काफी सीमित तक कम कर देता है। कब कम कर देता है, मतलब क्या कर देते हैं, जब इंटरनल चेक होता है तो किसकी सीमा को कम कर देता है। पहले भी क्वेश्चन आया कि आपका ऑडिटर का लायबिलिटी कम कर देता है क्या, नहीं, उसका लायबिलिटी उतना ही है, भले ही इंटरनल चेक कंपनी में होता है।
नई लेखा परीक्षक के कार्य और नई दायित्व को भी कम नहीं करता और उसके काम को भी कम नहीं करता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में केवल क्या होता है, केवल ये दिया रहता है कि लेखा ऑडिटर के काम को कम कर देता है, तो हम बोलते हैं हाँ भाई सही बात है कि इंटरनल चेक होगा तो ऑडिटर के काम को कम कर देगा। लेकिन बी ऑप्शन में क्या दे दिया इसने, सॉरी सी ऑप्शन में क्या दे दिया कि ना तो काम को कम करता है ना ही लायबिलिटी को कम करता है, जबकि काम को कम करता है। इसके लिए इसने ये दे दिया कि लायबिलिटी को भी कम नहीं करता है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। फिर डी नंबर क्या बोलता है कि बोथ द वर्क एंड द लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, नहीं भाई केवल काम को कम करता है, तो केवल काम को कम करने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा हमारा, केवल ए बोल रहा है कि काम को कम कर देता है, तो उसी ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पे चलेंगे। सोशल ऑडिट रिपोर्ट बाय फर्स्ट बोथ आउट बाय, सामाजिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी, कहां हुई थी, टिस्को के द्वारा। ये ठीक है, आपको ध्यान रखना है केवल कि सामाजिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट सर्वप्रथम प्रकाशित कहां पे हुई थी, टिस्को द्वारा 1979। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, प्रपत्र कार्यशील प्रपत्र जिनमें किए गए अंकेक्षण कार्य का रिकॉर्ड रहता है। संपत्ति है किसकी है भाई, जैसे जिसमें ऑडिट का कार्य रिकॉर्ड रहता है वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो कंपनी की प्रॉपर्टी है या ऑडिटर की प्रॉपर्टी है या फिर कंपनी एंड ऑडिटर दोनों की है या फिर कंपनी लॉ बोर्ड की। देखो अब ऑडिटर है वो अपना कार्य करेगा कंपनी में, जैसे देखेगा ये इसका परचेजिंग, इसमें ये प्रॉब्लम है ये नहीं है, वो सारा रिकॉर्ड है वो किसका होगा, केवल ऑडिटर का। तो उसमें करेक्ट आंसर इज हमारा बी। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 77 क्या बोलता है, लेखा परीक्षक के त्याग पत्र के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है किसके द्वारा। देखो हम लोगों ने देखा था कि स्टेचुटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एजीएम में शेयर होल्डर के द्वारा किया जाता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यदि सपोज करो आपका चार्टेड अकाउंटेंट था, आपका सीए था, ऑडिटर था, उसने रिजाइन दे दिया, तो उसका कौन करेगा, उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, शेयर होल्डर करेंगे। और किसमें करेंगे, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक सामान्य सभा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 78 नंबर का क्या बोल रहा है हमें कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक लागत लेखा परीक्षण संचालित किया जाता है। अभी देखो इसमें भी वापस हमारा आ गया 233, जबकि इधर आप लिख लो 148 किसके अकॉर्डिंग, एज पर कंपनी एक्ट 2013, क्योंकि ये पुराना वाला क्वेश्चन है इसके लिए इसने दे दिया कि 1956 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 233B, जबकि यहाँ पे आपके नया क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 148 एज पर कंपनी एक्ट 2013, तो उसको करेक्ट करना है आपको। फिर आपका है कि कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट, अंकेक्षण का क्षेत्र, नियुक्ति की वैधता, व्यवसाय के संबंध में जानकारी, ग्राहक के निर्देश, अंकेक्षण लिपिकों कार्य विभाजन। अभी क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। क्या विचार करिए भैया कि अच्छा कैसे एक नए अंकेक्षण के आरंभ करने के लिए इन तत्वों का सही अनुक्रम क्या होगा। हाँ, सही अनुक्रम मीन्स कैसे होगा। सबसे पहले कि उसका जो अपॉइंटमेंट है उसकी वैधानिकता जांच करना, नियुक्ति की वैधानिकता, फिर ऑडिटर का स्कोप क्या होगा, अंकेक्षण का क्षेत्र, फिर व्यवसाय के संबंध में जानकारी दिया जाता है, फिर एम्प्लॉयर उसको ऑर्डर करते हैं कि क्या क्या उसको देखना है, और अंकेक्षण लिपिकीय कार्यों में विभाजन, कार्य का विभाजन। तो आपका इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सही अनुक्रम के किस तरीके से होगा, नियुक्ति की वैधानिकता, अंकेक्षण का क्षेत्र, व्यवसाय के संबंध में जानकारी होना, नियोक्ता के निर्देश और अंकेक्षण लिपिकीयों में कार्य का विभाजन, ये ऐसे आपका होगा। फिर
क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रपत्रों का पर विचार कीजिए। अभी यार ये ऐसे ही है कि ऑडिट रिपोर्ट, फिर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मैं इसको ऐसे नहीं देख रहा हूँ, आपको केवल आंसर में ही समझा रहा हूँ कि सबसे पहले जो प्रोग्राम होता है ऑडिट प्रोग्राम, फिर ऑडिट नोटबुक, अंकेक्षण फाइल तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन। कि सबसे पहले प्लानिंग प्रोग्राम किया जाता है, उसके बाद में नोटबुक तैयार किया जाता है, फिर अंकेक्षण का फाइल जो भी एविडेंस वगैरह होता है, फिर उसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट दिया जाता है। तो सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम, सेकंड उसका नोटबुक में रेडी करना, थर्ड अंकेक्षण का फाइल बनाना, ऑडिटर का फाइल बनाना, एंड फिर उसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट देना। आंतरिक अंकेक्षक को हटाया जाता है, भाई जो अपॉइंट करेगा वही तो हटाएगा, मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 82, ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर, ये बार बार आ रहा है भाई, किसके लिए कंपलसरी है? तो देखो इसमें जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हम लोगों ने देखा था, उसके लिए कंपलसरी है, बैंकिंग के लिए कंपलसरी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, जो कि हम लोगों ने जो हमारा फर्स्ट वीडियो था 50 क्वेश्चंस का उसमें भी देखा था कि 3 के लिए कंपलसरी होता है, संयुक्त स्कंद कंपनी के लिए, बैंकिंग कंपनियों के लिए, सहकारी समितियों के लिए, इनके लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है, क्योंकि ऑप्शन में यही शब्द दिए हुए थे हमारे। तो हम लोगों ने देखा भारत में कंपनियों का अंकेक्षण सर्वप्रथम अनिवार्य किया गया, कभी किया गया है? 1956, कंपनी एक्ट 1956, जबकि इसमें आ जाएगा, यही आएगा अभी 2013 के अकॉर्डिंग किया गया है। आंतरिक अंकेक्षक नियुक्ति के नियमन के द्वारा किया जाता है। यार ये बार बार क्यों आ रहा है मैनेजमेंट, ये बार बार आपको बता रहा है कि भैया क्वेश्चन आने वाला है, ये एग्जाम में ही आने वाला है ये क्वेश्चन। इंटरनल चेक किया जाता है, इंटरनल चेक इज डन फॉर, किसके द्वारा किया जाता है भैया? ये कपटों को रोकने के लिए। क्यों किया जाता है? प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। इंटरनल चेक क्यों किया जाता है? प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। डिटेक्शन नहीं, डिटेक्शन तो कोई भी ऑडिटर कर सकता है, लेकिन इंटरनल चेक इमीडिएट फ्रॉड को रोक लो कि जिससे हर एम्प्लॉय में डर हो। जैसे डेली चेक होगा, इंटरनल चेक, मेरा काम किया हुआ किसी और का और चेक करेगा, मेरा कलीग्स ही करेगा, तो मेरे को डर रहेगा ना कि भाई मैं कुछ गलत करूंगा, मैं कुछ गड़बड़ करूंगा तो वो पकड़ लेगा। तो ये सब, इससे कपट आपका रुकेगा, इंटरनल चेक से आपका कपट कंपनी में रुकेगा। फिर नैतिक जांच कम करती है किसका? अंकेक्षक के कार्य को। ठीक है, 86। आंतरिक अंकेक्षण का कार्य निर्धारित कौन करता है भैया? जो अपॉइंट करता है वही उसका कार्य निर्धारित भी करता है। तो इंटरनल ऑडिटर को कंपलसरी नहीं है अपॉइंट करना, लेकिन मैनेजमेंट अपने इंटरनल कंट्रोल के लिए उसको अपॉइंट करता है, तो मैनेजमेंट ही उसको कार्य क्षेत्र भी बताएगा। और ये एक एम्प्लॉय होता है कंपनी का ही। मैनेजमेंट ऑडिट प्रबंध अंकेक्षण है ऑप्शनल, करेक्ट बात, स्टैचुरी नहीं है। मैनेजमेंट ऑडिट स्टैचुरी नहीं है, तो ऑप्शनल है, कंपलसरी भी नहीं है, तो क्या हो गया? ऑप्शनल हो गया। धारा 44B के अंदर हिसाब का अनिवार्य यदि कुल बिक्री, अभी ये देखो चेंज हो गया, ये 40 लाख था, ये आपका 1 CR हो गया है, इसको आप ध्यान रखना। कंपनी लेखा परीक्षक को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले केवल कौन द्वारा निकाला जा, किसके द्वारा? अभी देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर, और वो ही उसको कार्यकाल पूरा होने से पहले ही निकाल सकता है। कंपनी लेखा परीक्षक की नियुक्ति वार्षिक बैठक AGM के अंदर 5 सालों के लिए किया जाता है, और हर साल उसका अनुमोदन किया जाता है। मतलब आज के दिन अपॉइंट किया तो नेक्स्ट 5 साल तक एवरी AGM के अंदर उसके नाम का अनुमोदन किया जाता है कि भैया ठीक है, हाँ ये चलता रहेगा ऑडिटर। लेकिन कौन से भी साल में शेयर होल्डर को लगा कि नहीं इसको रीअपॉइंट नहीं करना है, तो 5 साल से पहले ही उसको निकाल दिया जाता है। तो हर बैठक में एक नाम का अनुमोदन लेखा परीक्षक के तौर पर आवश्यक होता है। यदि लेखा परीक्षक द्वारा कोई गलत कार्य किया जाता है या वह अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है,
तो वार्षिक बैठक में ही शेयर धारकों द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 अपना कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोलता है? ऑडिटर हैज टू सबमिट द रिपोर्ट टू, किसको सबमिट करता है ऑडिटर? शेयर होल्डर को। ये कौन सा रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग? स्टैट्यूटरी ऑडिट का। यदि इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट होता तो वो किसको सबमिट करते हैं? मैनेजमेंट को। फिर सिविल लाइबिलिटी ऑफ ए ऑडिटर इंप्लाइज लाइबिलिटी फॉर, लेखा परीक्षक की नागरिक देयता का निहितार्थ है क्या है? मिस अपकरण। अपकरण का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य या विश्वास का उल्लंघन करना। अगर किसी कंपनी लेखा परीक्षक की ओर से लापरवाही अथवा कर्तव्य का निष्पादन सही से न करने से कंपनी का कोई नुकसान या क्षति होती है तो कंपनी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जैसे ऑडिटर ने कुछ गलत कार्य ऐसा किया कि जिससे कंपनी का नुकसान हो गया तो कंपनी उसके ऊपर क्लेम कर सकती है, उस पर कार्रवाई कर सकती है। लेखा परीक्षक को एन ऑडिटर इज हेल्ड क्रिमिनली लाइबल फॉर, किसी आपराधिक रूप से देनदार ठहराया जा सकता है। किस चीज के लिए? जब वह ऑफेंस अगेंस्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजन, सांविधिक प्रावधानों, मतलब स्टैट्यूटरी जो प्रोविजन थे उसके अगेंस्ट में उसने कुछ गलतियां किया है तो उसके लिए उसको लाइबल ठहरा जा सकता है। जैसे लेखा परीक्षक को सांविधिक प्रावधानों के विरुद्ध अपराधों के लिए आपराधिक रूप से देनदार ठहराया जा सकता है। यदि लेखा परीक्षक कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कार्य करता है तब ऐसी परिस्थिति में उसे आपराधिक रूप से देनदार ठहराया जा सकता है। फ्रॉड वगैरह के में नहीं ठहराया जा सकता, केवल कानूनी तरीके से उसने कुछ गलत किया है। तो ऑडिटिंग इज लग्जरी फॉर, किसके लिए लग्जरी है? ऑडिट लग्जरी किसके लिए है? स्मॉल शॉपकीपर। क्योंकि देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी उसके लिए तो कंपलसरी है भैया, ऑडिट क्या है? कंपलसरी। पार्टनरशिप फर्म इसके लिए ऑप्शनल है, लेकिन एक लिमिट के बाद में उसको ऑडिट करवाना रहता है। लेकिन एक छोटा सा दुकानदार है और उसको वो तो मजे ले रहा है बंदा ऑडिट करवा के, उसकी जैसे कि तेरा यार क्या फालतू में क्यों वो कर रहा है, तो इसको हम लोग सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी को वो विलासिता की नहीं है, उसको तो कई बार जरूरत पड़ती ही है, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपलसरी है। तो उन सब का विलासिता का काम हो गया कि ठीक है मजे ले रहा है बंदा, ऑडिट क्या करवा रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य है? कौन है? एक व्यक्ति जो आईसीए द्वारा योग्य और मान्यता प्राप्त सीए है। हाँ भैया ये है, सही बात है। और एक कॉर्पोरेट निकाय नहीं। एक व्यक्ति जिसके पास कंपनी के हिस्सेदार है वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। तो ऑडिटर कौन नहीं बन सकता? कॉर्पोरेट, कोई कंपनी, या फिर कोई कंपनी के शेयर है वो उसी का ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास में शेयर है कंपनी का, उसके पास में राइट भी है वोट डालने का, तो वो फिर उसका ऑडिट नहीं कर सकता उस कंपनी का। तो ऑडिटर के लिए क्या कंपलसरी हो गया कि वो आईसीआई के द्वारा डिग्री है उसके पास में और वो प्रैक्टिशनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी लेखा परीक्षण अवधारणा का एक हिस्सा नहीं है? बेसिक ऑडिट अजम्पशन का नहीं है। इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द ऑडिट। एक ऑडिटर ऑडिट या लेखा परीक्षण की बुनियादी अवधारणा में लेखा परीक्षण की परस्पर निर्भरता शामिल नहीं की जाती है। कब? लेखा परीक्षण एक स्वतंत्र, प्रभाव रहित तथा मुक्त होती है। देखो ऑडिट ना कभी भी इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, उसके ऊपर किसी का प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, वो एकदम से फ्रीली होके होना चाहिए, उसी के ऊपर कोई का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ऑडिट करने तो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। यह लेखा की सही जांच निष्पक्षता से करती है,
वस्तुपरक तथा नैतिक होती है तथा लेखा परीक्षण के साक्ष्यों पर रिपोर्ट देती है। यह सभी केवल उसको देखो एविडेंस के बेस पे उसको रिपोर्ट बनाना है, उसको कोई लेना देना नहीं कि कौन इसको क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है कि मैं मैनेजमेंट के अगेंस्ट में लिखे या नहीं लिखे, वो उसको ध्यान नहीं देना है, उसको केवल एविडेंस के बेस पे रिपोर्ट तैयार करना है। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखा परीक्षा साक्ष्य को इकट्ठा करने का तरीका नहीं है। देखो इंस्पेक्शन है वो है तरीका, ऑब्जर्वेशन है उससे भी हम लोग एविडेंस का पता लगाते हैं और उससे हम लोग एज एविडेंस, जैसे हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया तो हमें पता चला यहाँ पे ये टूट फूट है, यहाँ पे ये गड़बड़ है, तो हम लोगों ने वहां पे नोट डाउन कर लिया। ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने चेक किया कि भैया ये लोग ना सही से लीगल रूल वगैरह फॉलो नहीं कर रहे, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया, तो ये भी हमारा एविडेंस हो गया। इंक्वायरी हम लोग कंपनी के स्टाफ से या किसी से भी मैनेजमेंट से इंक्वायरी किया, हमें पता चला, वो भी हमारे एज ए एविडेंस के तौर पे काम आएगा ऑडिट में। लेकिन कंप्यूटेशन वो भी हमारे ऑडिट में काम आएगा, वो भी एज ए एविडेंस। जैसे हम लोगों ने देखा कि इन्होंने कंप्यूटेशन बना के रखा है लेकिन इन्होंने करेक्ट नहीं है, तो हम लोग करेक्ट बना के उसको एज ए ऑडिट एविडेंस में काम लेंगे। लेकिन रिपोर्टिंग क्या होता है, रिपोर्टिंग हमारा सब कुछ बनने के बाद हम लोग उसको रिपोर्ट करते हैं, उसको रिपोर्टिंग बोला जाता है। कार्य करने के बाद किसी सीनियर या किसी रेस्पॉन्सिबल पर्सन के पास में हम लोग रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसको रिपोर्टिंग बोला जाता है। तो ये ऑडिट का एविडेंस नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा कि रिपोर्टिंग आपका ऑडिट एविडेंस नहीं होगा। तो इसमें क्या एनालाइज किया हुआ है, एक लेखा परीक्षक परीक्षण के लिए साक्ष्य को खंगालता है। भाई ऑडिट करता है तो वो एविडेंस को कलेक्ट करता है और वो खींच के निकालता है ऑडिट एविडेंस को कि कहाँ पे क्या गड़बड़ किया हुआ है वो सब। साक्ष्य को संकलित करने के लिए लेखा परीक्षक निरीक्षण करता है, इंस्पेक्शन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, इंक्वायरी करता है या कंप्यूटेशन करता है आदि जैसी युक्तियों का प्रयोग करता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। इसकी सहायता से लेखा परीक्षक लेखा की शुद्धता की जांच करता है। तो कंप्यूटेशन के माध्यम से वो पता लगाता है कि इनके मैथमेटिक्सियन रॉन्ग तो नहीं है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया हुआ है, एज पर कंपनी एक्ट, एज पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, जांच करता है। अतः तथा अंत में उसकी रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्टिंग साक्ष्य एकत्रित करने का तरीका नहीं है, अपितु परिणामों को प्रस्तुत करने का तरीका है। मैंने बताया था आपको कि सारी चीज कलेक्ट कर लिया और उसको एक अच्छे से वे में बना के और रिपोर्ट प्रस्तुत करना ही रिपोर्टिंग है। तो वो तो सारे जो बोलते हैं ना कि रिजल्ट आया उनसे करक्स निकाल के उसको सबमिट करना, उसको रिपोर्टिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है। त्रुटियों का पता लगाना, भैया और ऑप्शन देख लेते हैं कि और ऑप्शन क्या है। वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, देखो ऑडिटर का काम ही है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, यस। तो हम लोग बोलेंगे देखो ऑडिटर का काम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि जो फ्रॉड होती है उसको रोक ले, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को, और जो घपला वगैरह जो ऑप्शन ए में दिया होता है वो भी ऑडिटर का उद्देश्य होता है। लेकिन पुनिशमेंट देना उसका ऑडिट, यदि किसी ने फ्रॉड किया है उसके अगेंस्ट में पुनिशमेंट देना उसका उद्देश्य नहीं होता। वो तो केवल बता देता है मैनेजमेंट को या शेयर होल्डर को, जैसे एजीएम के अंदर ये इधर इधर गड़बड़ी थी, लेकिन उसका काम नहीं है कि जिसने कुछ गड़बड़ किया है उसको वो पुनिश करे, तो उसका ये उद्देश्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होता है, क्योंकि इसने पूछा था कि कौन सा काम नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला उद्देश्य ऑडिटर का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 99, अंकेक्षण रिपोर्ट क्या है, ऐसे पूछा है क्या। अंकेक्षक रिपोर्ट देता है, किस चीज पे देता है कि भाई खातों की सत्यता पर, सही बात है कि खाते सत्य है या नहीं है उस पर रिपोर्ट देता है। खातों की निष्पक्षता पर कि उस पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है, पक्षपात नहीं किया गया है, अकाउंट्स करेक्ट वे में और सही तरीके से बिना किसी के दबाव में बनाए गए हैं। खातों की वैधता पर, वैलिडिटी ऑफ अकाउंट, यस,
तो ऑप्शन चारों करेक्ट हो गए हमारे, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी। अब हमारा शतक लगने वाला है। अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, अभी ये वापस, अच्छा इसमें हमारा ऑप्शन अलग है, रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल, यार ये तो अकाउंटेंट का काम होता है, तो गलत, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा और देखने की जरूरत नहीं है। प्रमाणन का उद्देश्य क्या है, प्रमाणन का उद्देश्य क्या है, व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना, सही बात है। गैर व्यापारिक लेन देनों की जानकारी करना, हाँ ये भी बात सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही थे, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। प्रमाणकों की सहायता से लेखा पुस्तकों की प्रविष्टि की जाती है। देखो जर्नल एंट्री किससे की जाती है, वाउचिंग से की जाती है। वाउचर होते हैं ना, तो उससे ही जर्नल एंट्रियां की जाती है, एंट्रीज बुक्स में उसके द्वारा ही किया जाता है। तो कौन कौन सा उद्देश्य होता है, प्रमाणन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, व्यापार से संबंधित सभी लेन देन पुस्तकों में लिखे जा चुके हो। वाउचिंग से रिलेटेड मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो व्यापार से रिलेटेड जो भी लेन देन है ना, वो सारे पुस्तकों में लिखे जा चुके हो। जो लेन देन व्यापार से संबंधित नहीं है उनका लेखा किया गया हो, ठीक है। समस्त लेखे पूर्ण रूप से अधिकृत ऑथोराइज हो, लेखे सत्य है, उन सब का लेखा नियमानुसार ढंग से किया जा चुका हो। एक प्रमाणकों की शुद्धता की जानकारी प्राप्त करना भी नितांत आवश्यक है। ये 5-6 टाइप के हैं जो कि वाउचिंग के मेन उद्देश्य हैं, प्रमुख उद्देश्य हैं। उसमें सबसे पहला था हमारा कि व्यापार से संबंधित सभी लेन देनों को पुस्तकों में लिखा जा चुका हो। जो लेन देन व्यापार से रिलेटेड नहीं हो उनका भी एक अलग से लेखा किया जा चुका हो। समस्त लेखे हैं जो पूर्ण रूप से अधिकृत होने चाहिए, ऑथोराइज होने चाहिए। जो भी हमारे अकाउंटिंग है वो करेक्ट होने चाहिए, सत्य होना चाहिए। उन सबका लेखा रूल एंड रेगुलेशन से किया गया हो और इनकी शुद्धता की जानकारी प्राप्त करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 102, विनियोजिक प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इज विच ऑब्जेक्ट ऑफ इज ऑडिटिंग, किसका ऑब्जेक्टिव है, विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य है, सहायक। देखो प्राइमरी नहीं है, और कौन सा होता है, सहायक। विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य के अंतर्गत शामिल होता है। इसके अतिरिक्त त्रुटियों का पता लगाना, अभी देखो और कौन कौन सा सहायक होता है, त्रुटियों का पता लगाना, छल कपटों का पता लगाना, त्रुटियों एवं छल कपटों को रोकने का अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य है। अब आपको कभी भी क्वेश्चन में आए तो कौन कौन सा सहायक उद्देश्य है, एक तो आपका कि विनियोजकों की सुरक्षा करना, ये उसका सहायक है। दूसरा छल कपटों का पता लगाना, या कोई त्रुटियों का पता लगाना, या छल कपटों को रोकना, ये सब उसके सहायक उद्देश्य में शामिल है, जो कि आपके ऑडिटर के मेन उद्देश्य के लिए सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किससे अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वाउचिंग को। देखो क्योंकि रीढ़ की हड्डी इसके लिए कहा जाता है, आपका स्टार्टिंग वहां से होता है, वाउचर से आपका एंट्रीज वगैरह होता है। तो ऑडिट का जो बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी किसको बोला जाता है, बेसिक कौन सा हो जाता है, जो गलत हो गया वाउचिंग में, आपने गलत कर दिया चेक करने में, तो आपका सारा फ्लो ही बिगड़ जाएगा। तो आपका सब बोला जाता है कि वाउचिंग ही आपका रीढ़ की हड्डी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रमाणन को अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। प्रमाणन से लेखक की शुद्धता का ज्ञान होता है कि वाउचिंग आपका करेक्ट है, और उसके बेस पे आपका अकाउंटिंग कैसा होना चाहिए, उस पे ही आधारित होता है आपका अकाउंटिंग कि शुद्ध है या नहीं है, मीन्स करेक्ट है या नहीं है। यदि अंकेक्षण प्रमाणन के कार्य को चतुराई से पूरा कर लेता है तो आगे का कार्य सुलभ हो जाता है। वाउचिंग अच्छे से कर लेता है ना, तो फिर उसका ऑडिटर का काम ही सोल्व हो जाता है ना, क्योंकि वाउचिंग अच्छे से उसने कर लिया तो सही है। आगे के सभी वर्गों के प्रमाणन प्रमुख आधार माना जाता है, इसी कारण यह रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है ऑडिटिंग का। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है,
देखो मुख्य उद्देश्य आपका त्रुटि का पता लगाना नहीं है, कपटों का पता लगाना नहीं है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड ये भी मुख्य, ये सब सहायक उद्देश्य थे, तीनों सहायक उद्देश्य। तो आपका मुख्य क्या है, यह पता लगाना कि लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिटा का उचित टू फेयर ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ फॉर बैलेंस शीट एंड पी&एल अकाउंट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि जो डिडक्शन ऑफ एरर्स है, डिडक्शन ऑफ फ्रॉड है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स है, ये सारे क्या है उसके सब्सिडरी वर्क है, वो ऑब्जेक्ट है। और मेन ऑब्जेक्ट उसका क्या है कि फेयर एंड ट्रू वो रिव्यू है क्या बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। ठीक है। 105 क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक लेखा परीक्षक के अधिकार है, स्टेटसरी ऑडिटर के कौन से वो है अधिकार है, टू रिसीव रेम्युनरेशन, ये उसके राइट के अंदर कंसीडर किया जाता है, लेकिन हम लोग वन बाय वन जैसे उसका कौन कौन सा करेक्ट हो सकता है वो सब चेक करेंगे हम लोग। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है कि उसका रेम्युनरेशन लेने का राइट्स है। सेकंड ऑप्शन, निदेशक मंडल नहीं भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में उसकी कोई जरूरत नहीं है, स्टेटसरी ऑडिटर की कोई जरूरत नहीं है बोर्ड ऑफ मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में। एजीएम में उसका कंपलसरी जाना जरूरी है। टू विजिट द ब्रांच ऑफिस, यस, क्योंकि स्टेटसरी ऑडिटर को उसकी कंपनी और ब्रांच सब में विजिट करने का राइट्स है। तो हमारे पास में तीन है कि उसको रेम्युनरेशन लेने का अधिकार है, उसको एजीएम में अटेंड होने का अधिकार है, उसको ब्रांच ऑफिस में विजिट करने का अधिकार है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये देखो पूरे अधिकार बताए हुए हैं। अपने किए गए अंकेक्षण कार्य के बदले पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार ऑडिटर का है। कंपनी के लेखा पुस्तकों को देखने का अधिकार है उसको। सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार है। अंतिम लेखा संबंधी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। शाखा कार्यालय व दौरा व अंकेक्षण करने का अधिकार है। एजीएम से संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अंतर नियम स्मारक पत्र तथा विपणन विवरण देखने का अधिकार है और साधारण सभा में भाग लेने का अधिकार है। तो 8 टाइप के आपको दिया हुआ है कि ये सब आपके अधिकार है ऑडिटर के। आंतरिक अंकेक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बार बार आ रहा है, बहुत ही मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रबंधन द्वारा किया जाता है। छल कपट में निम्नलिखित सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है, धन का गबन करना छल कपट नहीं होता है, माल का गबन करना नहीं, हिसाब में गड़बड़ी करना ये आपका क्या है छल कपट में। सामान्यतः छल कपट का आशय जानबूझकर लेखों में त्रुटि करना है, जानबूझकर हिसाब में गड़बड़ी करना है। अर्थात यदि रखे जाने वाले हिसाब किताब के लेखे में कर्मचारी द्वारा जानबूझकर गड़बड़ी की जाती है तो इसे छल कपट कहा जाता है। छल कपट संबंधी त्रुटियों का पता लगाना आसान नहीं होता है क्योंकि वो इंटेंशनली किया जाता है एम्प्लॉय द्वारा, तो उसको पकड़ना, देखो बाय मिस्टेक हो गया कोई गलती तो आराम से पकड़ सकता है क्योंकि इसके लिए एविडेंस अवेलेबल होता है, लेकिन जानबूझकर जो आदमी गड़बड़ी करता है तो वो उस एविडेंस को छुपाने के 1000 उपाय जानता है और वो करेगा भी, तो उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो छल कपट यदि बुक के अंदर कुछ गड़बड़ी किया है जानबूझ के हिसाब किताब में, उसको छल कपट में लिया जाता है। एक छोटे एकाकी व्यापार को सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि कंपल्सरी नहीं है भाई, स्टेटसरी वो उसका अधिकार क्षेत्र सीमित होता है, उसके स्वामी पर निर्णय नहीं, उसका वैधानिक कंपल्सरी नहीं है, उसका स्टेटसरी कंपल्सरी नहीं है। करेक्ट आंसर इज सी। लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य। हम लोगों ने अभी पढ़ा था उसका बुक्स का लेखा पुस्तकों की जांच करना ऑडिटर का मुख्य उद्देश्य होता है, जबकि छल कपट को रोकना, छल कपट को ढूंढना, ये सब देखना उसका सहायक काम होता है, सहायक उद्देश्य होता है। कार्यालय के लैपटॉप पर का घरेलू उपयोग करना क्या है भाई, किसी ने ऑफिस के लैपटॉप को
घर घर में यूज किया है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, संपत्ति का गबन। उसमें क्या आ गया, असेट का गबन आ गया। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन कार्य अंकेक्षक का है? खाते की गणितीय शुद्धता की जांच करना, अशुद्धियों को ढूंढना एवं रोकना, कमी को ढूंढना एवं रोकना। तो करेक्ट आंसर इज डी, ये सभी काम ऑडिटर के हैं। ये तीनों काम ऑडिटर के हैं। छोटे अंक की व्यापार में सामान्यतः अंकेक्षक की आवश्यकता नहीं होती। ये तो हम लोगों ने जस्ट ऊपर ही देखा है कि क्यों नहीं होती है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन देख लेते, हो सकता है अलग अलग हो, नहीं वही ऑप्शन है कि उसको क्यों जरूरत नहीं पड़ती है। वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? लेखा तथा दस्तावेजों की सत्यता, पूर्णता एवं वैधता का पता लगाना और त्रुटि एवं छल कपट का पता लगाना, त्रुटि एवं छल कपट को रोकना, ये सब है उसके सहायक उद्देश्य। कार्यालय टेलीफोन का घरेलू उपयोग वो सेम ही है ना, संपत्तियों का गबन। यदि एक कंपनी अंकेक्षक अपने कर्तव्य के निष्पादन में कुछ अनुचित करता है जिससे कंपनी को वित्तीय हानि होता है, तो उसे दोषी ठहराया जाता है दीवानी लापरवाही का। कोई ऑडिटर है वो अपने कर्तव्य के निष्पादन में कुछ अनुचित करता है, कुछ गलत करता है, तो कंपनी उसको दीवानी लापरवाही के लिए दोषी ठहरा सकती है। अंकेक्षक का कार्य क्या है? ये सब है भाई, ये सब है। अशुद्धियों को पता लगाना, कपट को ढूंढना, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अंकेक्षक का सहायक उद्देश्य, अभी बार बार में वही सब देखना कि अशुद्धियों का पता लगाना एवं रोकना, छल कपट का पता लगाना एवं रोकना, अशुद्धियों तथा छल कपट। तो ये सी, क्योंकि इसमें दोनों का एलिमेंट हो गया, तो दोनों का, छल कपट का, अशुद्धियों और छल कपट दोनों का रोकना और उनका पता लगाना। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, अरे यार क्या बार बार में, टू वेरीफाई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, क्योंकि डिस्कवर फ्रॉड वगैरह सहायक सब्सिडरी वर्क है उसके, प्रिवेंशन भी सब्सिडरी वर्क है। ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, तो अपना करेक्ट आंसर इज ए। फिर से वही, अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई? उसको ट्रू एंड फेयर का देना पड़ता है। यह सुनिश्चित करना है कि अंतिम खाते विवरण पत्र व्यवसाय की सही है उचित। ये रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। अंकेक्षक के मुख्य उद्देश्य, अरे क्या हो गया इनको, पागल हो गए क्या? बार बार में एक ही क्वेश्चन। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भैया क्या हो गया इनको? लिमिटेशन, लेखा परीक्षण की सीमा क्या है? इनकी सीमा क्या है? लिख डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, एक ऑप्शन और भी ज्यादा है, तो हम लोग इसको ही पढ़ लेते हैं। अंकेक्षण व्यवसाय की संपूर्ण स्थिति नहीं बताता है, ये सही बात है कि अंकेक्षण व्यवसाय की पूरी स्थिति नहीं बताता, मतलब एकदम ट्रू एंड फेयर बताता है, लेकिन वो बुक्स के बेस पे। लेकिन बुक्स से बाहर भी काफी चीजें होती है, इसके लिए हम बोल नहीं सकते कि ऑडिटिंग करेक्ट है, कि ऑडिटर ने बता दिया कि नहीं सब कुछ करेक्ट है तो व्यवसाय का मैनेजमेंट वगैरह सब ओके है। नहीं, वो सब कुछ कवर नहीं हो सकता उसमें, तो व्यवसाय की संपूर्ण स्थिति का पता नहीं होता है। अंकेक्षक एक विशेषज्ञ नहीं होता है, विशेषज्ञों की सही राय के अभाव में वह सही तथ्य नहीं प्रस्तुत कर सकता, ये भी करेक्ट है। अंकेक्षक प्राय स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं होता है। भैया पता ही है आपको, ऑडिटर कुछ दबाव में काम करते ही है, मैनेजमेंट के दबाव में, या कुछ न कुछ तो हेरा फेरी चलता ही रहता है, तो वो भी हम लोग बोलते हैं। लेखा परीक्षक पक्षपातपूर्ण हो सकता है, ये भी बात सही है, हो सकता है ऑडिटिंग पक्षपातपूर्ण हो सकता है। यह खातों के सही होने की पूर्ण गारंटी, वो तो
पहले भी बता दें कि 100% की गारंटी नहीं है, केवल अपना रिव्यू देता है ऑडिटर। तो एक अंकेक्षक का दायित्व हो सकता है, कौन सा हो सकता है? क्रिमिनल भी हो सकता है और दीवानी भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, अंकेक्षक का कार्य अत्यधिक उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। उसे उन सभी महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन करना होता है जो कि वैधानिक तथा नैतिक होता है। एक अंकेक्षण का दायित्व निम्न है: एकांकी व्यापारी या साझेदारी संस्था में अपना संविदागत दायित्व, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनका बात हुआ है उसके बेस पे उनका लायबिलिटी पूरा करना। लापरवाही के लिए दायित्व, लापरवाही कुछ करेगा ऑडिटर तो उसके लिए भी वो लायबल होगा। कर्तव्य भंग के लिए भी लायबल होना, और अपराध दायित्व अंतर नियम के आधार पर कुछ उसने कुछ गलत किया है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है ऑडिटिंग का। क्या यार बार बार ये की, चलो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ, इसके लिए मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 गहन जांच के अंतर्गत आता है। भाई गहन जांच के अंदर क्या क्या आता है? सभी पुस्तकों की, सही बात है, ऑल बुक्स का अकाउंट्स का एग्जामिन करना, ये गहन जांच में आ सकता है। और स्पेसिफिक के जांच करना नहीं, ये गहन जांच में नहीं है भाई। इसमें ऑप्शन नंबर बी क्यों करेक्ट है? क्या पूछा था इसने? गहन जांच में नहीं है पूछा है क्या? गहन जांच के अंतर्गत आता है। अंतर्गत तो भाई सभी, तो ये इसने बी आंसर देके रखा है जो कि इनकरेक्ट है। आपका आंसर होगा ए सही। ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट आर एग्जामिन। देखो इसने इसमें लिखा भी होगा यहाँ पे, बी की जगह ए कर लो आप। गहन जांच के अंतर्गत अंकेक्षण सभी पुस्तकों की विस्तृत जांच के स्थान पर कुछ विशिष्ट लेखा पुस्तकों की गहरी जांच करता है, जिनके शुद्ध एवं उचित होने का पर यह मान लिया जाता है सभी। नहीं भाई, इसे परीक्षण जांच भी कहा जाता है, परीक्षण जांच इसे बोल सकते हैं, इसको गहन जांच नहीं बोल सकते। निम्नलिखित दस्तावेजों पर विचार कीजिए। विचार यही है कि सबसे पहले तो आपका ये ऑप्शन सी करेक्ट कर लो, कार्यक्रम बनेगा, नोटबुक बनेगा, फिर आपकी फाइलें तैयार होगी ऑडिटर की, फिर रिपोर्टिंग होगी कि प्रतिवेदन रिपोर्ट सबमिट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 127, जब अंकेक्षण नियमित तथा अनियमित वो कंटिन्यूअस ऑडिट। यार क्या बात, संयुक्त पूंजी वाले के लिए कंपलसरी है ऑडिट। वाउचिंग इम्प्लाइंस, क्या इम्प्लाइंस करती है? एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, अभिलेखों की प्रामाणिकता जांच के लिए वाउचरों का परीक्षण करना, ये वाउचिंग का अर्थ है। वाउचिंग का अर्थ क्या है? अभिलेखों की प्रामाणिकता जांचने के लिए उसका, कहाँ पे है, हाँ ये बोल सकते हैं प्रत्ययन मतलब वाउचिंग। अभिलेखों की प्रामाणिकता की जांचने के लिए वाउचरों का निरीक्षण लेखा परीक्षक की अभिलेखों में किसी भी प्रविष्टि की सत्यता को जांचने के लिए वाउचर की जांच करता है। बिना जांच के या प्रविष्टि के समर्थन में दस्तावेज में वह स्वीकार नहीं करता है। तो यही वाउचिंग कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, इनमें से कौन लेखा परीक्षक के लाभ से संबंधित नहीं है? बीमा कंपनी से दावे का सही निपटान करना, बैंकों से उधार लेना आसान हो जाता है। भाई लेखा ऑडिट की वजह से ये हो जाता है कि आपको आराम से बैंक से लोन, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन करेक्ट वे में कौन सा है वो देखना पड़ेगा। आयकर प्राधिकरण सामान्यतः लेखा परीक्षकों की लेखा को सही रूप में स्वीकार करता है। इससे किसी मर्द साझेदार के लेखों का निपटान सुगम हो जाता है। ये सब कुछ एकदम से करेक्ट वे में नहीं है ना।
सत्यापन हेतु खंडवार लेखांकन अभिलेख तैयार करने के लिए लेखाकारों को संपूर्ण वर्ष हेतु संलग्न करने के लिए टू engage the accountants for the whole of the year to prepare segment wise accounting record for verification. करेक्ट। ये इतना अच्छे से तो मेरे को भी नहीं आइडिया है इसका, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मेरे को सारे सही से ही लग रहे थे, तो मैं कौन सा बोल नहीं सकता। निम्न में से कौन सा धोखाधड़ी के लिए एक कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? मौद्रिक लेन देन के लिए वाउचर रखना और स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक, हाँ भैया ये कारण है। इंटरनल में अभाव में एब्सेंस ऑफ इलेक्शंस इन इंटरनल कंट्रोल, सही बात है कि इसके कारण भी धोखाधड़ी का कारण है, नहीं तो नहीं कर सकते, तो ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। अंडर स्टेटमेंट ऑफ परचेज, ये भी सही बात है। कीपिंग वाउचिंग फॉर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ये नहीं है, ये धोखाधड़ी के लिए नहीं हो सकता, ये तो करेक्ट वे के लिए होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा कि हमारा ये कारण नहीं हो सकता धोखाधड़ी के लिए, ये तो करेक्ट वे में लाने के लिए किया जाता है वाउचिंग तो। और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश गुड्स, ये बात सही है कि आपका धोखाधड़ी करने के लिए मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? धोखाधड़ी उस अवस्था में संभव है जब आप या संगठन का कोई कर्मचारी संगठन के सामान्य नियमों तथा आदर्श कार्य प्रणालियों का पालन नहीं करता है तथा वह उसके विपरीत कोई ऐसा कार्य करता है। मौद्रिक लेन देन के लिए प्रमाणक वाउचर रखना यह एक आदर्श नीति है। भाई मौद्रिक के लिए वाउचिंग रखना ये तो आदर्श नीति है ना, इसको क्यों बोलेंगे हम लोग धोखाधड़ी के लिए कर रहा है? ये तो हमारा आदर्श नीति है जिससे मौद्रिक लेन देनों का सत्यापन हो सकता है, अतः यह धोखाधड़ी रोकने का माध्यम है, न कि धोखाधड़ी करने का साधन। जबकि अन्य सभी एक आदर्श नीति के विरुद्ध है तथा इन सब के लिए धोखाधड़ी संभव है। भाई केस और गुड्स का मिस एप्रोप्रिएशन करे तो वो भी, ओवर स्टेटमेंट स्टॉक करे तो वो भी, और इंटरनल कंट्रोल नहीं हो तो भी धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। लेकिन मौद्रिक लेन देन के लिए वाउचर रखना ये तो करेक्ट वे है, ये तो इससे धोखाधड़ी होता नहीं है, इससे तो रुकता है भैया। वाउचिंग इज कंसर्न विथ लेन देनों की आधिकारिकता एवं प्रमाणिकता से, वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, करेक्ट बात है। वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, करेक्ट बात है। साधन के व्यक्ता पुस्तकालय में अभिलेख प्रविष्टि एवं खतौनी की शुद्धता, सही बात है। तो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही होता है। इसको हम लोग ऑडिट का रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है वाउचिंग को। निम्नलिखित प्रलेखों में कौन से प्रलेख नगद बिक्री प्रमाणक के लिए प्रासंगिक नहीं है? मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर, डेली केस सेल्स समरी, सही है। इसके लिए डेली केस समरी बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना केस में बिक्री हुआ है। सेल्समैन स्टेटमेंट, इससे भी पता चलता है, बैंक स्टेटमेंट से भी पता चलता है, लेकिन मंथली स्टेटमेंट सेंड टू, इसमें तो दोनों तरह का ही विवरण भेजा जाता है, उधार और केस का, तो ये नहीं है। ऑप्शन बी क्या बोलता है? ग्राहकों को भेजा गया मासिक विवरण प्रलेख नगद बिक्री प्रमाण के लिए प्रासंगिक नहीं है, जबकि दैनिक नगद बिक्री संक्षेप विक्रयकर्ता द्वारा दिया गया विवरण तथा बैंक विवरण इत्यादि प्रलेख बिक्री का लिए प्रमाणन प्रासंगिक है, सही बात है, रिलीवेंस है। नहीं तो क्योंकि बैंक स्टेटमेंट भेजना तो वो तो कस्टमर को उधार का भी भेजा जाएगा और केस का भी भेजा जाएगा, तो उसके लिए तो रिलीवेंस नहीं है ना केस का। प्रमाणन के अंतर्गत की जाती है, क्या किया जाता है? बुक्स की ओरिजिनल एंट्री किया जाता है। फाइनल बुक्स का तो एंट्री होने के बाद में होता है, बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस बनने के बाद होता है, तो ये इनकरेक्ट। तो केवल बुक्स का ओरिजिनल एंट्री किससे होती है? वाउचिंग से। प्रमाणन में वेतन रजिस्टर का मिलान किया जाना चाहिए केस बुक से। ये तो आपको देखो थोड़ा सा आईक्यू लेवल चेक होता है इसमें, तो यदि आपको थोड़ा बहुत ऑडिटिंग वगैरह का नॉलेज है तो आप इसको करेक्ट कर दोगे। अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑन, प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है, किसकी किया जाते हैं? प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की,
या फिर पूरे अकाउंट्स की? ऑप्शन नंबर ए कि प्रारंभिक पुस्तकों की जाती है। प्रमाणन के अंतर्गत मुख्यतः प्रारंभिक पुस्तकों की जांच की जाती है। अंकेक्षण के लिए हिसाब की पुस्तकों के लेखों को प्रमाणित करना विशेष महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रमाणन से लेखों की शुद्धता का ज्ञान होता है। प्रमाणन के अंतर्गत नैतिक जांच को शामिल किया जाता है। अभी वापस वही कि वाउचिंग है। क्या है वाउचिंग? एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड। इंस्पेक्शन नहीं है भाई, रिसीट का इंस्पेक्शन नहीं है। सर सरप्राइज चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं है। एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस एसेट्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर टू चेक ऑथेंटिसिटी एंड ऑफ रिकॉर्ड। परचेज रिटर्न शुड बी वाउच विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से किया जाना चाहिए? क्रेडिट नोट्स। परचेज रिटर्न किया है तो वो किससे होगा? क्रेडिट नोट से वेरीफाई होगा। अंशों के हरण के संबंध में अंकेक्षक को क्या देखना चाहिए? अंकेक्षक को AOA देखना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, अंश हरण के बारे में क्या क्या बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग ऑडिटर को डिसीजन लेना रहता है। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। अंशों के हरण के संबंध में अंकेक्षक को कंपनी का पार्षद सीमा नियम देखना चाहिए, साथ ही कंपनी के पार्षद अंतर नियम। AOA क्या हो गया? अंतर नियम। कंपनी के अंतर नियम में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों का समावेश होता है। सारणी ए में क्या क्या कि कंपनी अधिनियम की प्रथम अनुसूची सारणी ए किस सीमा तक लागू होगी? कंपनी के अंदर व बाहर के व्यक्तियों के साथ किए गए अनुबंधों का विवरण कैसा है? अंश पूंजी के प्रकार की विभिन्न प्रकार कैसे है? अंशों के वितरण की विधि मतलब प्रोसेस क्या होगी? अंशों के वितरण की विधि क्या होगी? याचना की राशि व प्राप्ति की विधि क्या होगी? अंश प्रमाण पत्र जारी करने की विधि क्या होगी? अंशों के हरण व पुनर्निगमन की विधि क्या होगी? सदस्यों के अधिकार व मताधिकार। तो इनमें से कोई भी आ जाए तो इसमें आपको बोलना है कि AOA के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि यदि ए सीमा कहां तक लागू होती है, दूसरी कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल जो पर्सन है उनसे क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे किया गया है, और शेयर कैपिटल किस किस टाइप का है, उनको इश्यू करने का कैसे प्रोसेस है, और जो कॉल्स मांगी जाती है शेयर के ऊपर, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल कैसे मांगना है, उसको प्रोसेस क्या है, और जो शेयर वारंट है उसको इश्यू करने का क्या प्रोसेस है, शेयर फॉरफिटेड करने का या री इश्यू करने का क्या प्रोसेस है, और जो मेंबर होते हैं उनके राइट और वोट राइट के क्या अधिकार है। प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में किए जाने वाले लेखों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? ये तो रटना पड़ेगा, बॉटली बॉय ने दिया था। JR बॉटली बॉय ने क्या बोला था? अंकेक्षक द्वारा लेन देन की पुष्टि करने वाला प्रमाण का निरीक्षण करना है। निम्नलिखित में से किसको लेखा परीक्षण की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है? प्रमाणन को भैया, वाउचिंग को। क्वेश्चन नंबर 142 वापस रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम 141 जैसा है। 143 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा मूल प्रमाणक है, मतलब प्राइमरी वाउचर कौन सा है? काउंटर फॉयल। क्या है मूल? काउंटर फॉयल। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टि की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रपत्र प्रमाणों की जांच की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वाउचिंग करना। सॉरी, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए, मतलब शुद्ध है या नहीं है, तो प्रपत्र प्रमाणों की जांच की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है? वाउचिंग करना कहा जाता है। वाउचिंग होता है, क्या होता है? प्रविष्टियों की जांच करना, चेकिंग ऑफ एंट्रीज। चेकिंग ऑफ एसेट नहीं, वाउचिंग नहीं बोला जाता, वैल्यूएशन ऑफ एसेट भी नहीं बोला जाता, तो चेकिंग ऑफ एंट्रीज।
द सब्सिडरी प्रमाणक के अभाव में, मूल प्रमाणक के अभाव में प्रस्तुत सहायक प्रमाणक कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलेट्रल वाउचर, संगोत्र प्रमाणक। प्रमाणक एक रसीद, प्रसुविधा पत्र, कार्यवाही पत्र, बीजक पत्र व्यवहार, जमा पत्र, नाम पत्र आदि होते हैं। मूल प्रमाणक के अभाव में प्रस्तुत सहायक प्रमाणक को संगोत्र पत्र, प्रमाणक पत्र कहा जाता है। वाउचिंग को क्या कहा जाता है? प्रमाणक को क्या कहा जाता है? सौदे का वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन। ठीक है, देखो आइडेंटिफिकेशन नहीं बोला जाता, ऑथेंटिकेशन नहीं बोला जाता, वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिक ट्रांजेक्शन, सौदे की सत्यता एवं प्रमाणिकता का सत्यापन नहीं बोल सकते, लेकिन सौदे का ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन ये बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मूव ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमाणकों का जांच करना कहलाता है वाउचिंग करना। इंटरिम ऑडिट रेफर टू, क्या रेफर करता है? इंटरिम ऑडिट क्या करता है? अंतरिम लेखा परीक्षा वह परीक्षा होती है जो किन्हीं दो वार्षिक लेखा परीक्षाओं के बीच में, मतलब वर्ष के इंटर में ही होता है, क्योंकि वार्षिक एजीएम कभी होता है? एजीएम वर्ष के एंड में होता है। तो सपोज करो 2022 का एजीएम हो गया और 2023 में होगा, उन दो के बीच में जब भी ऑडिट होता है तो उसको इंटरिम ऑडिट कहा जाता है। यह अंतरिम लाभांश देने या उस पर बात करने के लिए होता है। तो अंतरिम लेखा परीक्षक वह लेखा परीक्षक होता है जो करीब दो वार्षिक एजीएम के बीच में की जाती है। ये लेखा परीक्षा अंश पर अंतरिम लाभांश देने हेतु या किसी आकस्मिक दायित्व का भुगतान करने के समय की जा सकती है। अब आपको ये भी पता चल गया इंटरिम ऑडिट क्यों किया जाता है, दो वार्षिक सभा के बीच में किया जाता है, और ये इंटरिम डिविडेंड या कोई बोलते हैं ना आकस्मिक लायबिलिटी है कंपनी का, उसके लिए, उसको पे करने के लिए किया जाता है। एक लेखा परीक्षक की ओर से एक कारखाना के परिसर में पर्यवेक्षण किए गए पेशेवर कदाचार के लिए निम्नलिखित Which of the following law is applicable for the professional misconduct observed at the factory premises on the part of the auditor? एक लेखा परीक्षण के एक पेशेवर कदाचार के लिए संधि लेखाकार अधिनियम लागू होता है। सही है, चार्टेड अकाउंटेंट 1949 एप्लीकेबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 151, लागत लेखा बंद करने होने के तो ये कब कितने दिन में? 180 डेज के अंदर भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए, वही 180 डेज दूसरे में अपना। क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट थ्रू, किसके द्वारा क्लोजिंग स्टॉक बुक किया जाता है? ए क्लोजिंग एंट्री और एडजस्टेड परचेज थ्रू एन एडजस्टमेंट एंट्री। मूल प्रमाणक के अभाव में प्रस्तुत सहायक प्रमाणक कहलाता है समपार्श्विक प्रमाणक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अंकेक्षण सभी संस्थाओं के लिए आवश्यक है? नहीं। अंकेक्षण खातों की पूर्ण सत्यता के प्रति आश्वस्त करता है? नहीं। अंकेक्षण खातों की गारंटी देता है? नहीं भैया, अंकेक्षण खातों की गारंटी नहीं देता है, ये बात सही। अंकेक्षण खातों की गारंटी नहीं देता है, ये बात करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है? वर्ष के अंत में भौतिक सत्यापन करना मैनेजमेंट का काम है, ना कि किसका? ऑडिटर का।
तो ये काम नहीं है ऑडिटर का। ऑडिटर का ये है, यदि कंपनी की पुस्तक में यह बताए गए अंशों को नकद के आधार पर आवंटित अंशों के लिए नकदी हो किया गया है, नहीं किया गया है, तो आपको ये ऑप्शन देखते ही करेक्ट कर देना है डी नंबर का, कि उसको फिजिकली स्टॉक को वेरीफाई करने का उसका कोई अधिकार नहीं है, उसका कार्य नहीं है। कंपनी की प्रथम सामान्य सभा आयोजित कब की जाती है? 9 महीने के भीतर कर देनी चाहिए। कंपनी अधिनियम के अनुसार एक कंपनी को पहली वार्षिक सभा अपने पहले वित्तीय वर्ष के 9 वर्ष के भीतर कर लेनी चाहिए। अतः एजीएम पहले वर्ष में करना आवश्यक नहीं है तथा आगे के 2 वर्षों में वह प्राप्त होने एजीएम फाइनल अकाउंट बनने के 6 महीने के भीतर, लेकिन जो पहला साल होता है उसमें 9 महीने के भीतर ही उसको कर लेना चाहिए। लेखा परीक्षक के कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्या था हमारा? स्थायी संपत्तियों का भाई फिजिकली वेरीफाई करना उसका प्रमुख दायित्व नहीं है, तो इसने बोला कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक जो कथन है वो सही नहीं है। अब हम लोग देख लेते भाई कि उसके जो कर्तव्य होते हैं कौन कौन से हैं। लेखा परीक्षक द्वारा स्थायी संपत्ति के स्वामित्व का सत्यापन हक विलेख की जांच करके किया जाना चाहिए, यह सही बात है। लेखा परीक्षक को विनिश्चित करना चाहिए कि परिसंपत्ति ग्राहक के कब्जे में है, करेक्ट बात है। लेखा परीक्षक को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि परिसंपत्तियों को लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण में मूल्यांकित किया गया है, ये बात भी सही है, लेकिन उसका भौतिक सत्यापन करना उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 158। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित कौन से कंपनी का लेखा परीक्षक बनने के योग्य नहीं है? कोई व्यक्ति जो संधि लेखाकार है ये तो भाई बनने के योग्य है। सीमित देयता साझेदारी फर्म में जिसमें सभी साझेदार पार्टनर है और वो चार्टेड अकाउंटेंट है। देखो बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि नहीं होंगे। तो देखो हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं जो अच्छा रहेगा आपके लिए। बीसीडी ये छोड़ो, लेकिन ये पूरा बता देता हूँ कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसको चार्टेड अकाउंटेंट किसी कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए। वो सीए होना चाहिए और वो प्रैक्टिसिंग सीए होना चाहिए। एक फर्म को भी अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है जबकि उसके सभी साझेदार चार्टेड अकाउंट। भाई कोई फर्म है वो ऑडिटर तो नियुक्त हो ही सकती है दूसरी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा चार्टेड अकाउंटेंट की फर्म होती है वो दूसरे की ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है जब उसके सारे चार्टेड अकाउंटेंट है, उसके सारे पार्टनर चार्टेड अकाउंटेंट। कुछ दशाओं में पुराने नियमों के अंतर्गत सर्टिफिकेट प्राप्त करते वो 1949 से पहले का जो पर्सन होता था उसको वो भी वो हो सकता था ऑडिटर, भले ही उसने सीए का डिग्री नहीं लिया है। लेकिन योग्यता क्या है, कौन नहीं बन सकता? सीमित देयता साझेदारी फर्म जिसके सभी साझेदार संधि लेखाकार हैं, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी वाले। कंपनी का अधिकारी, कंपनी का कर्मचारी जो योग्य संधि लेखाकार की डिग्री है लेकिन वो ऑडिटर कंपनी का नहीं बन सकता। 10 से अधिक कंपनियों में लेखा परीक्षक में हो चुकी है वो पहले से ही 10 से ज्यादा कंपनियों में ऑडिटर अपॉइंट है। और 1000 से ज्यादा का वो ऋणी है वो भी नहीं हो सकता। और एक सम्मिलित संस्था कंपनी का एक अधिकारी अथवा कर्मचारी कंपनी के अंकेक्षक बनने के लिए अयोग्य है। एक अंकेक्षक होता है किसके समान भैया? रखवाली करने वाले कुत्ते के समान। और ये किसमें बोला गया था? किंग्स कॉटन मिल्स कंपनी के केस में अपने जो न्यायाधीश है उन्होंने बोला था कि रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता है, ना कि शिकारी कुत्ते के समान। ये उस केस लॉ से उठाया हुआ क्वेश्चन है, यही है। फिर गहन जांच के अंतर्गत आता है सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है, उसको ही गहन जांच बोला जाता है। निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए, मतलब
4 ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन है जो कि इनके विपरीत है, 3 के। तो क्या है? नैतिक लिपिक, निर्देशन कार्य लिपिक, अनुशासन अधिकारी, निरीक्षक, ये सारे निरीक्षण से लगभग होते हैं, लेकिन नैतिक लिपिक है ना, वो इनमें से डिफरेंस है। लेखा परीक्षक के त्याग पत्र के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति कौन करता है? बार बार क्वेश्चन आ रहा है। आंतरिक अंकेक्षण को हटाया जाता है किसके द्वारा? प्रबंधन द्वारा, क्योंकि अपॉइंट वही करता है, उसको अच्छा नहीं लगता तो हटा देता उसको। पारिश्रमिक 1956 के अकॉर्डिंग तो 224 8 में करते थे, लेकिन अभी 2013 का हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बता देते हैं कि कौन से उसमें चेंज आ गया है। क्योंकि पहले कंपनी एक्ट 1956 था और अभी कंपनी एक्ट 2013 है। अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट में देता है अपना क्या देता है? राय देता है। वो कभी भी निर्णय नहीं बताता, खातों की शुद्धता की गारंटी नहीं लेता है, वो केवल अपनी राय प्रकट करता है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भाई वही है कि कैसे कैसे इनको सीक्वेंस में लगाना है। एक नए अंकेक्षण को प्रारंभ करने के लिए प्रयुक्त तत्व का सही क्रम क्या होता है? नियुक्ति की वैधानिकता, उसका क्षेत्र, व्यवसाय की जानकारी, ग्राहकों के निर्देश, अंकेक्षक की कार्यों का विभाजन करना, ये सही आपका क्रम होता है। आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति कौन करता है? भाई बार बार क्या है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक कंपनी अंकेक्षक को रिपोर्ट करना होता है। एक कंपनी अंकेक्षक को रिपोर्ट किसमें करना था? एजीएम के अंदर शेयर होल्डर को ट्रू एंड फेयर का रिपोर्टिंग देना होता है। विशेष अंकेक्षण का आदेश दिया जा सकता है, किसको दिया जा सकता है? केंद्र सरकार द्वारा। स्पेसिफिक कोई ऑडिट करवाना हो तो वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश दे सकती है उसका। क्वेश्चन नंबर, एक कंपनी के अंकेक्षक को निम्नलिखित के द्वारा हटाया जा सकता है। देखो, कंपनी के अंकेक्षक को तो अंशधारी अपने एजीएम में ही हटा सकते हैं, क्योंकि एजीएम में डिसीजन लेते हैं ना वो कि वापस उसको रखना है नहीं रखना है। और कितने दिन में? अंकेक्षक को सभा प्रारंभ होने के 14 दिन पूर्व सूचित कर दिया जाता है। वार्षिक लेखों के साथ अंकेक्षक रिपोर्ट दी जाती है, किसके द्वारा? स्टेचुटरी ऑडिटर के द्वारा दी जाती है। वैधानिक अंकेक्षक के द्वारा वार्षिक लेखों के साथ में ऑडिट रिपोर्ट भी दी जाती है। आंतरिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन पेश किया जाता है, किसको किया जाता है? बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किया जाता है। वो अपना स्टेटमेंट किसको देंगे? अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करता है। कंपनी अधिनियम 1956 के एक अंकेक्षक के अधिकार तथा शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? क्या अधिकार सम्मिलित नहीं है? साधारण सभा की सूचना प्राप्त करने का अधिकार, साधारण सभा में उपस्थित होने का अधिकार, ये सब तो अधिकार है। उसके लेखा पुस्तक को देखने का अधिकार, साधारण सभा बुलाने का उसका अधिकार नहीं है। तो कौन कौन से अधिकार है? देखो यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी की पुस्तकों खाता प्रमाणों तक पहुंचने का अधिकार, आवश्यक सूचना स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार, अंतिम खाते का तैयार करने का अधिकार, किससे इंक्वायरी करने का अधिकार, शाखा कार्यालय के निरीक्षण करने का अधिकार, साधारण सभा की सूचना प्राप्त करने और उपस्थित होने का अधिकार ऑडिटर के पास में रहता है, लेकिन साधारण सभा एजीएम बुलाने का उसका कोई अधिकार नहीं होता है, वो कंपनी बुलाया जाता है। साधारण सभा में बोलने का अधिकार भी होता है। तकनीकी और वैधानिक सलाह लेने का अधिकार होता है। अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने और संबंधित प्रपत्रों को प्रमाणित करने का अधिकार है। कोई क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार है। पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन उसका एजीएम बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। किसी कंपनी के अंकेक्षक में क्या योग्यता होनी चाहिए? वो चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए एज पर एक्ट 1949, और वो रेस्ट्रिक्टेड ऑडिटर नहीं होना चाहिए। एक आंतरिक अंकेक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यार क्या बात
परेशान करती है इसमें तो बार बार मैथ, लेकिन आपको ये अच्छा देखने को मिल रहा है कि बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी का लेखा परीक्षक हो सकता है? वही प्रैक्टिशनल चार्टेड अकाउंटेंट, जो प्रैक्टिसिंग करेगा चार्टेड अकाउंटेंट वही उसका कंपनी का हो सकता है। कोई कंपनी ऐसे एक व्यक्ति को अपने लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं कर सकती जो कि अभी देखो नए में क्या है 20 कंपनी से ज्यादा, तो कोई ऐसी कंपनी या फर्म को लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं कर सकती जो पहले से ही 20 कंपनियों का लेखा परीक्षण कार्य अपने हाथ में लिया, अर्थात एक व्यक्ति या फर्म एक साथ 20 से अधिक कंपनियों का अंकेक्षण नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षक अपनी नियुक्ति को स्वीकृत करने के संबंध में कंपनी पंजीयक को कितने दिन में लिखित सूचना देगा? एज पर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 139 15 दिन के लिए वो सूचना देगा, 15 दिन पहले ही लिखित में सूचना दे देगा। कंपनी अंकेक्षक का निम्न में से किस बात के लिए सिविल दायित्व होता है? लापरवाही के लिए। दीवानी सिविल दायित्व लापरवाही के लिए होता है। देखो सिविल लापरवाही के लिए दायित्व, कर्तव्य भंग के लिए, तीसरे पक्षों के प्रति दायित्व, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दायित्व, और क्रिमिनल लायबिलिटी किसके लिए होता है कि उसने कोई अंकेक्षण कार्य करते समय ऐसे कार्य करता है जो इन्हें वैधानिक दृष्टि से अपराध माना जाता है, वही कार्य क्रिमिनल लायबिलिटी में आता है। कंपनी के अंकेक्षक का अंशधारियों की प्रत्येक अपना बैठक में शामिल होना, केवल ऐसी बैठक में शामिल होने का अधिकार है जहां खातों के संबंध में विचार किया जाता है। कंपनी की केवल वार्षिक सेवाओं में होने का अधिकार है, केवल ऐसी वार्षिक सभाओं में होने का अधिकार है जिसमें संचालक मंडल इसे नियंत्रित करने का निर्णय लेता है। नहीं भैया, उसको उसी में अधिकार है जिसमें उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह पे विचार विमर्श होता रहे। तो कंपनी अंकेक्षक केवल ऐसी बैठक में शामिल होने का अधिकार है जहां पर खातों के संबंध में विचार विमर्श होता रहे। कहां पे गया अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक कंपनी अंकेक्षक का दीवानी दायित्व किस लिए होता है? देखो दीवानी दायित्व किसके लिए होता है? जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि लापरवाही के लिए दीवानी दायित्व होता है। इसमें 4 तरह के दिए हुए हैं कि इन कारणों से दीवानी दायित्व उत्पन्न हो जाता है ऑडिटर का। एक तो लापरवाही करता है तब, कर्तव्य भंग करता है तब, तीसरे पक्षों के प्रति दायित्व, और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दायित्व। इन सब का यदि वो निर्वहन नहीं करे। आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण कहाँ अधिक कुशल साबित होता है? जहां आंतरिक नियंत्रण की कुशल व्यवस्था हो, जहां लेन देन की मात्रा बहुत हो, नहीं जहां अहर्ता प्राप्त लेखा पालक रखेगा, नहीं भी जहां पर आंतरिक नियंत्रण की कुशल व्यवस्था हो वहां पर अधिक कुशल तरीके से वह कार्य कर सकता है। अभी चलो हम लोग क्वेश्चन 180 तक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे 181 से लेके कहां तक कर लिया हम लोगों ने? 182 तक कर लिया, सॉरी 182 तक कर लिया। 183 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा जो कि आपको भी बहुत इरिटेट करेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मन लगता है, केवल आपको पढ़ना पड़ता है क्योंकि एग्जाम देना है। तो मैं आपको फिर से बोलूंगा, आप 2 बार इस वीडियो को देखिए, अच्छे से सुनिए इसको, और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको देख के आपका एग्जाम अच्छे से अटेंड कर पाओगे, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आप सही कर पाओगे। लेकिन बशर्ते ये है कि आप 2 बार इसको सुनो और अच्छे से सुनो, क्योंकि एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप अपना एग्जाम होता है, उसमें एकदम से करेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। केवल आपको आपका माइंड सेट अच्छा रखने की जरूरत है, और आपका वो पढ़ा होना चाहिए, और वो भी अच्छे से, तो आपका क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। क्योंकि ऑप्शन 4 में से 2 तो भैया आपको वैसे भी गलत दिखते ही है। आपने जैसे क्वेश्चन पेपर को उठाया, आपने 4 ऑप्शन को देखा, आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि 2 क्वेश्चन आपके, 2 ऑप्शन तो आपके रॉन्ग है।
अब 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन, जैसे कई में 5 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो उसमें आपका एक माइंड सेट होना चाहिए, आपको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। तो आप इस वीडियो को सुनोगे तो आपको सब ध्यान में रहेगा, और आपके पास में इतना टाइम भी नहीं है, 20-25 दिन का टाइम है। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैं तो पूरा थ्योरी, पूरा ऑडिटिंग, फिर अकाउंट्स, फिर इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब पढ़ूंगा और उसके बाद में एग्जाम। नहीं भाई, पॉसिबल नहीं। आप केवल एमसीक्यू कीजिए, उससे आपका जेआरएफ हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आप रिलाई कीजिए और आप इसको देखते रहिए। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़े और यूट्यूब पे फ्रंट में आ जाए भाई। नहीं तो दिखता भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है। सो थैंक यू वेरी मच इतना टाइम देने के लिए, और हम लोग कामना करते हैं आपका उज्जवल भविष्य हो। थैंक यू वेरी मच।